नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ कोई भी क्रिमिनल घटना घटती है या कोई भी समस्या होती है तो आप थाने में किस धारा के अंतर्गत, नए कानून के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। साथ में किस तरीके से कोई प्रार्थना पत्र लिखना है। आमतौर पर ज्यादातर देखा गया है कि पढ़े लिखे लोग भी थाने के अंदर जाकर बहुत ही घबराते हैं कि किस तरीके से प्रार्थना पत्र देना है। उस चीज को हम एक शॉर्ट तरीके से बताएंगे और इसे समझना बहुत ही आसान है, मगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि थाने में किस तरीके से घटना को क्रम वाइज क्रम लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना गवाते हुए। मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपको इस चैनल के माध्यम से आगे भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो लाता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी भी थाने में जाएं तो हमेशा याद रखें कि आपको जो आपका पेज है उसको लेफ्ट साइड से सबसे पहले कम से कम इतना मोड़ना है। इस मोड़ने से क्या होता है, कभी भी लीगल भाषा में जाना है या कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर प्रार्थना पत्र देने से पहले हमेशा पेज को इस तरीके से मोड़कर ही काम किया जाता है। फिर इसे ऊपर साइड से इतना मार्जिन देते हुए पेज को मोड़ना है। ठीक है, ये अच्छे वकील और अच्छे कानून के जानकार हमेशा कार्य करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो नया कानून आया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंतर्गत इसमें 173 धारा है जिसके अंतर्गत आप ये प्रार्थना पत्र दे सकते हैं नए कानून में। चलिए, घटना है इस तरीके से कि सोनू करीब 6 बजे अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी मोहल्ले के साजिद और रमेश ने उसके ऊपर जानलेवा चाकू से हमला किया, जिससे सोनू हॉस्पिटल में भर्ती है। इस छोटे से वाक्यांश के लिए आपको एक अच्छा खासा प्रार्थना पत्र देना है जिसमें कि सारी बातें क्लियर हो जाएं और आपका प्रार्थना पत्र सही हो। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो थाने के अंदर कोई भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है वो 173 BNSS के अंतर्गत दिया जाता है। ये नया कानून है। जो पहले क्या था थाने में, ये था 154 एक CRPC, ठीक है, जिसे बदलकर क्या कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसके अंतर्गत ही सारा प्रोसेस चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से प्रार्थना पत्र देना है। आगे भी आपको बहुत सारी समस्याओं के प्रार्थना पत्र मिलेंगे। अगर जिन लोगों को कोई भी ऐसी समस्या होती है तो आप यहां से भी देखकर आप अपनी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर ऊपर हेडिंग डालनी है कि 173 BNSS के अंतर्गत प्रार्थना पत्र। ठीक है, फिर इसके बाद आप अंडरलाइन कर लीजिए। देन फिर इसके बाद आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, फॉर्मेट सिंपल है जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ठीक है, सेवा में श्रीमान। अब जब भी कोई थाने में प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो आपको वहां पर या तो आप लिख सकते हैं श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, या डायरेक्ट लिख सकते हैं श्रीमान SHO महोदय, क्योंकि थाने का जो अध्यक्ष होता है आपको उसके नाम पर प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। ठीक है,
अब जो भी थाना है आपका वो लिखना है। जैसे मान के चलिए ये विजयनगर गाजियाबाद की घटना है, तो विजयनगर थाना है, तो आपको लिखना है विजयनगर थाना गाजियाबाद। ठीक है, ये आपको सिंपल हो गया। फिर इसके बाद आपको लिखना है सिंपल विषय। विषय क्यों लिखना जरूरी है? ठीक है, विषय इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी को और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास बहुत सारे आते हैं, तो वो शॉर्ट तरीके से समझने के लिए आपका ये विषय जो चैप्टर है उसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपका जो आखिरी का जिसमें आपका प्रार्थना होती है उसे पढ़ सकते हैं, तो उससे उसे शॉर्ट तरीके से घटना के बारे में पता चल जाता है। चलिए लिखते हैं। तो विषय है कि अब जाहिर सी बात है उस घटना को जो मैंने आपको बताया वो सोनू घायल है और घायल अवस्था में जा रहा है, तो उसके ब्याह पर कोई उसका जो सगा संबंधी है वो ही प्रार्थना पत्र देगा। तो यहाँ पर जो सगा संबंधी है मान के चलिए उसके पिताजी प्रार्थना पत्र देते हैं, तो हम उसके ब्याह पर ये प्रार्थना पत्र तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रार्थी के पुत्र पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब यहां तक तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट हो गया जो आपको यूज करना ही करना है। आपको कोई भी अगर आप शिकायत देते तो यहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं श्रीमान जी। ठीक है, यहां पर आपने लिखा श्रीमान जी। ठीक है, अब यहां से आगे का जो विषय है उसको मैंने कुछ पॉइंट वाइज बांट रखा है, उसे आपको ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पर रफली काम यहाँ कर लेता हूँ, इन पॉइंटों को समझना है। ठीक है, किस तरीके से कोई भी प्रार्थना पत्र लिखना है, सिर्फ इस घटना को लेकर नहीं, ऐसा तरीका बता दूंगा कि जिससे कि आपको सिंपल सा आपको हर चीज हर प्रार्थना पत्र लिखना सकते हैं जो मैं आप फॉर्मेट बता रहा हूँ। नंबर 1 हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी के ब्याह पर या आप अपने ब्याह पर भी लिख रहे हैं उसमें प्रार्थी की डिटेल डालनी है। ठीक है, प्रार्थी की डिटेल सबसे पहले जो आपको प्रार्थना पत्र में डालना है। प्रार्थना पत्र में कौन डाल रहा है, ये प्रार्थना पत्र कौन दे रहा है, चाहे वो अपना जो पीड़ित है वो दे सकता है या फिर उसके सगे संबंधी वो है, उसको अपनी डिटेल डालनी है। ठीक है, दूसरा है अभियुक्त जो कि घर हमलावर है या फिर जो भी कोई भी अगर जिसने हमला किया है जो भी है अगर वो उन्हें जानते हैं तो उसकी डिटेल डालनी है। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो आप नाम को बेनाम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप पर डालना अभियुक्त से अगर आपकी जो हमलावर है उससे कोई पुरानी दुश्मनी है उसके बारे में डालना है। ठीक है, ये रंजिश क्यों हम डालते हैं इस स्टेप पर, इसलिए डालते हैं क्योंकि पुलिस को ये भी दिखाना है कि वो मोटो घटना करने का मोटो क्या है। ठीक है, अगले स्टेप पर डालना है घटना का दिन दिनांक समय आदि। ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद डालना आपको कि घटना के बाद पीड़ित का रिएक्शन का मतलब है कि उसने क्या रिस्पॉन्स किया था, वो चीज भी डालनी है। ठीक है, फिर छठे नंबर पर डालना है कि आप यहां पर अपनी प्रार्थना डाल सकते हो। ठीक है, प्रार्थना का मतलब है कि आप एफआईआर कराने की मांग। ठीक है, ये आपको अगर आप ये 6 स्टेप पूरे कर लेते हैं किसी भी प्रार्थना पत्र में तो आपकी जो घटना है वो बहुत ही जो तहरीर है वो बहुत ही अच्छी बनेगी और सटीक बनेगी। ठीक है,
और साथ में इसमें थोड़ा सा गठजोड़ जो बढ़ाया जाता है, जो घटाया जाता है, वो घटना के हिसाब से होता है। इन चीजों को तो आपको फॉलो करना ही करना है। चलिए अपनी घटना की तरफ जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले डालना है निवेदन है कि प्रार्थी 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 की डिटेल डालनी है, पहले स्टेप है। तो प्रार्थी की डिटेल क्या है? अब सोनू के ऊपर घटना हो, सोनू के पिताजी का नाम है परमानंद। परमानंद नाम है, ठीक है। परमानंद के पिता का नाम क्या है? वो है रमेश सिंह। परमानंद निवासी कहाँ का है? निवासी है पुराना विजयनगर गाजियाबाद। ठीक है, आपको जो मैं आपकी तरीका बता रहा हूँ, कोशिश करना कि जब भी आप ये प्रार्थना पत्र तैयार कर लें तो रफली को इसके बाद आप जाकर टाइप भी करा सकते हैं। टाइप कराने से आपका और अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है थाने में हाथ से लिखने से ज्यादा। ठीक है, गाजियाबाद का पुत्र, किसके पास घटना हुई? सोनू। सोनू में पूर्ण आस्था रखने वाला गरीब व्यक्ति है। अब ये पहला पॉइंट खत्म हो गया, क्लियर हो गया, जिसमें आपने डिटेल दे दी। अब अगला का पॉइंट है प्रार्थी का पुत्र सोनू ऑटो चलाने का कार्य करता है। प्रार्थी के पुत्र, अब हमें अगला पॉइंट रखाना है किसके साथ? अगला पॉइंट में क्या था कि डिटेल खोलनी है। प्रार्थी के पुत्र के पड़ोस में रहने वाला, क्या हमने अभियुक्त का नाम रखा था? साजिद और रमेश। साजिद और रमेश बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिस कारण प्रार्थी के पुत्र ने साजिद और रमेश के खिलाफ माननीय गाजियाबाद न्यायालय में 156(3) CRPC के अंतर्गत अपने साथ हुई मारपीट की घटना की शिकायत की थी, जिसमें साजिद और रमेश को माननीय न्यायालय ने अपने समक्ष बुलाया था।
जिसमें साजिद और रमेश को मान्य न्यायालय ने अपने समक्ष बुलाया था, जिससे खफा होकर साजिद और रमेश प्रार्थी के पुत्र सोनू को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। यह